हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप सब ने उपभोक्ता संतुलन का फर्स्ट पार्ट कवर किया था। हमने ये देखा था कि उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है मार्शल की अवधारणा से, मतलब कि गणनावाचक अवधारणा से। देखो, मार्शल की अवधारणा का नाम मार्शल अवधारणा, गणनावाचक अवधारणा और उपयोगिता अवधारणा था। और अब हम आज दोबारा देखने वाले हैं कि उपभोक्ता संतुलन कैसे हम समझेंगे अधिमान विश्लेषण से। अधिमान जो वक्र है उसकी सहायता से हम कैसे जो है उपभोक्ता संतुलन को समझेंगे। तो चलो समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो बच्चों कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आप क्या क्या कवर करोगे, मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। एक, तटस्थता समूह तथा तटस्थता वक्र क्या है। बेटा, तटस्थता समूह या वक्र जो है, तटस्थता के लिए आप एक और वर्ड यूज करते हो, अधिमान। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या है। उसके अलावा आप देखोगे कि बजट, उपभोक्ता बजट क्या होता है, बजट समूह और बजट रेखा क्या होती है, और लास्ट में आप देखोगे उपभोक्ता संतुलन क्या है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप स्टार्ट करो, सबसे पहले ये देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बेटा गणनावाचक और क्रमवाचक अवधारणा के बीच डिफरेंस समझाऊंगा, जो आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। देखो बेटा, जो गणनावाचक अवधारणा है वो एक अर्थशास्त्री की अवधारणा है जिसको हम मार्शल कहते हैं। और मार्शल ये कहते हैं कि जब उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करेगा तो उपभोग करने से संतुष्टि मिलेगी। उस संतुष्टि को अगर आप संख्या के रूप में परिभाषित करोगे तो वो गणनावाचक अवधारणा है। जैसे एक गिलास पानी पीने से 10 यूटिलिटी मिल गई। लेकिन वहीं पे क्रमवाचक अवधारणा, ये जो है ये हिक्स नाम के एक अर्थशास्त्री की अवधारणा है। और इस अवधारणा में हिक्स कहते हैं कि मार्शल का तरीका गलत है, क्योंकि हम उपयोगिता को संख्या में नहीं माप सकते हैं, मतलब संतुष्टि को हम संख्या में नहीं देख सकते हैं। तो फिर क्या करें? तो हिक्स कहता है कि आप एक काम करो, संख्या में मत देखो, आप क्रम दे दो। जैसे कि मैं स्कूल से आया, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने पहला ग्लास पानी पिया, पहला ग्लास पानी पी के मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली, दूसरे से कम और तीसरे से और कम। तो मैं पहले ग्लास ऑफ वाटर को रैंक फर्स्ट, क्रम फर्स्ट बोल दूंगा। दूसरे से थोड़ी कम संतुष्टि मिली तो उसको सेकंड रैंक दे दूंगा, और तीसरे वाले को थर्ड रैंक, मतलब क्रम दे दूंगा, संख्या नहीं दूंगा, क्रम में दर्शाऊंगा। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, उपयोगिता को केवल संतुष्टि के स्तर और उच्च अथवा निम्न के अनुसार क्रम के रूप में लिया जाता है। जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हो, पहले आइसक्रीम ने आपको ज्यादा संतुष्टि दी तो उसका क्रम पहला होगा, दूसरे आइसक्रीम ने आपको कम संतुष्टि दी तो उसका क्रम दूसरा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मार्शल की अवधारणा है, ये हिक्स की है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट करो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। चलो, उम्मीद करता हूं सबको ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा, मैं आपको बहुत सीधे वर्ड्स में बोल दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप मार्शल अवधारणा से सीख चुके हो और अब आप हिक्स अवधारणा से सीख रहे हो। तो हिक्स ये कहते हैं कि अगर मेरे तरीके से उपभोक्ता संतुलन सीखना है तो सबसे पहले आपको 2 चीजें, एक इंडिफरेंस कर्व, जिसे शॉर्ट में आईसी वक्र कहते हैं, हिंदी में तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र कहते हैं, एक इसको, और दूसरा बजट रेखा, बजट लाइन। इन 2 बातों को आपको पहले सीखना होगा। अगर आप ये 2 बातें अच्छे से सीख गए तो आप बहुत आराम से हिक्स की अवधारणा से उपभोक्ता संतुलन को सीख सकते हो। तो आओ समझते हैं कि तटस्थता वक्र क्या है। तटस्थता वक्र को समझने से पहले एक बहुत सीधा वर्ड है, तटस्थता समूह। इंग्लिश में इसे इंडिफरेंस सेट कहते हैं। अगर आप ये समझ गए तो बहुत आराम से आपको तटस्थता वक्र समझ में आएगा। इसके लिए हम एक टेबल यूज करेंगे तटस्थता समूह को समझने के लिए, थोड़ा ध्यान देना। ये देखो बेटा, यहां पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमने 2 वस्तु लिए बेटा, एक है सेब और दूसरा है आपके पास संतरे, या फिर कुछ भी वस्तु ले लो, सेब और केले बोल दो, सेब और संतरे बोल दो। अब हमें करना क्या है, तटस्थता समूह क्या होता है? बहुत सीधी बात,
हमें दो वस्तु आप देखो यहां पे दो वस्तु है, विभिन्न संयोग तैयार करने हैं, दो वस्तु के विभिन्न बंडल तैयार करने हैं, सरल भाषा बोलूं पैकेट्स बनाने हैं। और बस एक बात का ध्यान रख के पैकेट बनाना है कि जितने भी पैकेट बनेंगे सारे पैकेट सारे बंडल उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने चाहिए। उदाहरण देखो जरा, सपोज करो हम पहला बंडल बना रहे हैं, पहला पैकेट, उस पैकेट में हमने रखा एक एप्पल और उसके अलावा 10 ऑरेंज, ठीक है, 10 ऑरेंज बोल दो, बनाना बोल दो। तो पहले पैकेट में हमने ये रखा एक एप्पल और 10 ऑरेंज, ठीक है। अब ये पहला बंडल है। अब आप ध्यान रखना जितने भी बंडल बनाने हैं सब में संतुष्टि सेम होनी चाहिए। अब आप एक उपभोक्ता होने के नाते सोचो कि अगर मैं आपको कहूं कि दूसरा बंडल बना, तो दूसरे बंडल में आप किस चीज की ज्यादा इच्छा रखोगे? देखो संतरे तो आपको पहले ही बहुत मिल रहे हैं, है ना, तो आप क्या ज्यादा चाहोगे अपनी जिंदगी में? जो कम है। हमें जिंदगी में ज्यादा क्या चाहिए? जो हमारे पास कम है। तो यहाँ पे कम क्या है? सेब कम है, तो हम सेब की मात्रा को बढ़ाने की बात करेंगे। तो दूसरा बंडल में बनाने गया 2 एप्पल, ठीक है। अब सोच के देखना 2 एप्पल और अगर मैं संतरे अभी भी 10 ही रहने दूं तो बताओ क्या दोनों संयोगों की संतुष्टि बराबर होगी? सोच के देखो, क्या दोनों संयोगों की संतुष्टि बराबर होगी? बिल्कुल नहीं। आप खुद देखो, जो पहला कॉम्बिनेशन है ए, जिसमें आपने क्या रखा है? एक एप्पल और 10 क्या रखे आपने उसमें? ऑरेंज। और दूसरे में क्या है? 2 एप्पल और 10 क्या है आपके पास? 10 है, इसमें भी ऑरेंज। तो आप बताओ ज्यादा वस्तु किसमें है? दूसरे वाले में। तो दूसरे की संतुष्टि क्या होगी? अधिक होगी। और हमें कैसे संतुष्टि चाहिए? हमें सारे संयोग ऐसे बनाने हैं जिसमें संतुष्टि समान हो। यहां पे मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक को बदलूंगा बेटा। एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस किसे कहते हैं, एकादिष्ट अधिमान किसे कहते हैं। तो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक उपभोक्ता होने के नाते आप कौन से बंडल को चुनोगे? पहले में 1 सेब 10 संतरे, दूसरे में 2 सेब 10 संतरे। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको क्या पसंद है? तो एक विवेकशील उपभोक्ता बोलेगा, एक समझदार उपभोक्ता बोलेगा कि मुझे दूसरा बंडल दे दो। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहता है दूसरे बंडल में चीजें ज्यादा है। आप बात समझो, जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, एकादिष्ट अधिमान है, वो कहता है कि एक विवेकशील उपभोक्ता हमेशा उस बंडल का चुनाव करता है, उस पैकेट का चुनाव करता है जिसमें चीजें ज्यादा हो। यहाँ पे इसमें चीजें ज्यादा है तो इसलिए उपभोक्ता इस बंडल को चुनेगा। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि एकादिष्ट अधिमान क्या है? तो बता देना 2 वस्तुओं का वो बंडल जिसमें वस्तु ज्यादा है, उपभोक्ता उसका चुनाव करेगा क्योंकि ज्यादा वस्तु ज्यादा संतुष्टि देती है। मैं उदाहरण के लिए आपसे एक चीज और पूछता हूं। मान लो एक बंडल है जिसमें एक वस्तु है x की और 2 है y की, ठीक है। और एक दूसरा बंडल है उसमें है आपके पास 2 है x और 2 है y। बताओ जी, चुनो किस बंडल को आप चुनोगे और क्यों? तो एक बच्चा कह रहा है कि भैया मैं बंडल दूसरा लूंगा। क्यों? क्योंकि बंडल दूसरे में चीजें क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा चीजें हमेशा कैसी संतुष्टि देती है? ज्यादा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये एकादिष्ट अधिमान का नियम बोल रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा 1 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे? हम 2 चीजों के बंडल बना रहे थे। हमने क्या लिया? एक लिया एप्पल का 1 यूनिट लिया पहले हमने, और बनाना के कितने यूनिट लिए? सॉरी, संतरे के कितने यूनिट लिए हमने? संतरे के हमने 10 यूनिट ले लिए। 1 एप्पल 10 संतरे। अब ध्यान देना, जो संतुष्टि हमें इस बंडल से मिली है वही संतुष्टि हमें दूसरे बंडल से भी चाहिए। अब दूसरे में मैंने कहा कि मान लो हमें एप्पल 2 चाहिए। अगर एप्पल 2 चाहिए तो मैं बनाना 10 नहीं रख सकता हूं, वरना संतुष्टि ज्यादा हो जाएगी, एकादिष्ट अधिमान। तो 1 एप्पल को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे केलों को कम करना होगा। केले नहीं है यहाँ पे, हमने संतरे लिखे एग्जाम्पल में, तो हमें संतरे कम करने होंगे। अब कितने कम करने होंगे? अगर एक सामान्य बच्चे से पूछो तो वो कहेगा भैया देखो बहुत सिंपल है, 1 एप्पल आप बढ़ा रहे हो तो 1 संतरा जो है आप क्या करो? वो कम कर लो। 1 ऑरेंज जो है वो आप कम कर लो। लेकिन बच्चा ये गलत है। ये क्यों गलत है? आप देखो, 1 बढ़ाने के लिए मैंने इधर 1 नहीं 3 कम किए हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? जरा समझो। अभी मैं बहुत देर से कौन से वस्तु का उपयोग कर रहा था? ज्यादा, संतरों का ज्यादा उपयोग कर रहा था, और सेब कम। तो आप बताओ, अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, मेरे एक हाथ में 1 सेब है और एक हाथ में
3 संतरे और आप पिछले बंडल में 10 संतरों का उपयोग कर चुके हो, तो आप कौन से बंडल का चुनाव करोगे? मतलब 1 सेब लेना पसंद करोगे या 3 संतरे? ऑब्वियस सी बात है, जब आप संतरे पहले ही बहुत खा चुके हो तो अब आपको संतरे पसंद नहीं है, तो आप 3 संतरों को छोड़ के 1 सेब लोगे। बात को समझने की कोशिश करो। यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1 सेब मुझे 3 संतरों के बराबर की संतुष्टि दे रहा है, और इसलिए 1 सेब को बढ़ाने के लिए मैंने 3 संतरे क्या कर दिए बच्चे? कम कर दिए। दूसरा बंडल तैयार हो गया। अब मैं जा रहा हूं तीसरा बंडल बनाने। बस ध्यान एक ही बात है, जितने बंडल बनेंगे सबकी संतुष्टि समान होगी। तीसरे बंडल में कंज्यूमर कह रहा है मुझे 3 एप्पल दे दो। अगर उसे हम 3 एप्पल देंगे तो क्या अभी भी हम उतने ही संतरे रख सकते हैं? क्या अगले पे भी 7 संतरे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब संतरे और कम करने पड़ेंगे। देखो 1 एप्पल के लिए अब मैं संतरे और घटा रहा हूं। कितना? एक बच्चा कह रहा है सर 3। नहीं बच्चे रुक, याद कर, एक नियम पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में, LDMU, हास्यमान या घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम। क्या कहता है वो नियम? वो नियम कहता है कि जब आप किसी वस्तु का उपयोग लगातार बढ़ाओगे तो हर बार उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि कम होगी। यहां पे आप लगातार किसका उपयोग बढ़ा रहे हो? एप्पल का। पहली बार आप 1 एप्पल के लिए इतने पागल थे कि आपने 1 एप्पल के लिए 3 संतरे छोड़ दिए, लेकिन अब तुरंत अब आप दूसरा एप्पल डिमांड कर रहे हो, तो बताओ क्या फिर से 1 एप्पल के लिए आपका पागलपना उतना होगा? नहीं। अब आपको एप्पल से कम संतुष्टि मिल रही है, और इसलिए इस बार आप 1 एप्पल के लिए सिर्फ 2 संतरे सेक्रीफाई कर रहे हो। तो 2 संतरे कम करके मैं आ गया हूं अगले बंडल पे। अब और आगे चलते हैं। मान लो हम और आगे चलते हैं और अब हमारा कंज्यूमर कह रहा है 1 और संतरा बढ़ा दो, मतलब कि अब वो कह रहा है 4 एप्पल कर दो। संतरा नहीं, सेब। सेब 4 कर दो। तो अब 1 सेब और बढ़ाने के लिए वो संतरे और कम करेगा, और कितना? पिछली बार से कम। इस बार दोबारा से उसने संतरे कम किए और सिर्फ 1। यहां पे क्या हुआ? यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने 2 गुड्स के डिफरेंट बंडल बनाए। गुड्स का नाम क्या क्या है? एप्पल है और ऑरेंज है, सेब है और संतरे हैं। बंडल बनाने के टाइम ध्यान क्या क्या रखा कि जितने बंडल बनाए जाएं हर बंडल की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए। पहला बंडल में क्या था? 1 एप्पल 10 ऑरेंज, है ना। फिर दूसरे में 2 एप्पल, अब ऑरेंज 10 नहीं रख सकते, कम करना पड़ेगा, 3 से कम करके 7 कर दिया। अगले बंडल में 3 एप्पल, अब ऑरेंज और कम करना पड़ेगा, इस बार 2 से ही कम किया। याद रखो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा LDMU की वजह से हो रहा है, ठीक है। 2 से कम करके हमने 5 कर दिया। अब 1 और एप्पल बनाया हमने, 1 और एप्पल बढ़ाया, और उस 1 एप्पल को बढ़ाने के लिए इस बार हमने 1 से ही संतरा कम किया, और ऐसा LDMU की वजह से है। अब आपके पास 2 गुड्स के, आप ध्यान से देख लो, अब आपके पास 2 गुड्स के डिफरेंट बंडल हैं, और इन्हीं बंडल्स को देखो। पहला बंडल क्या है? 1 एप्पल और 10 ऑरेंज। दूसरा बंडल क्या है आपके पास? 2 एप्पल और 7 ऑरेंज। तीसरा बंडल क्या है आपके पास? 3 एप्पल और 5 ऑरेंज। अगला बंडल क्या है आपके पास? 4 एप्पल और 4 ऑरेंज। और बेटा इन सारे बंडलों की एक खास बात है, इन सभी बंडलों से मिलने वाली संतुष्टि क्या है? समान है। और इन्हीं सभी बंडलों को हम किसका नाम देते हैं? इन्हीं सभी बंडलों को हम नाम देते हैं तटस्थता समूह या अधिमान समूह का नाम देते हैं। तो कोई कहता है कि अधिमान समूह क्या है, तो आप बताना। 2 वस्तुओं के वह विभिन्न संयोग जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं, है ना, तो वो तटस्थता समूह है। और बेटा अगर इसी समूह का मैं ग्राफ बना दूं, ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण कर दूं, तो जो बनेगा वो तटस्थता या अधिमान वक्र है। आओ चलो अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं। देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, क्या होता है तटस्थता समूह? लिखा है तटस्थता समूह 2 वस्तु, यहां पे 2 वस्तु क्या थी? सेब और संतरे के सहयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान कर रहा है। चल गया पता सबको? 2 वस्तु के विभिन्न संयोगों का समूह जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि दे रहा है, वो तटस्थता समूह है। और अगर आप तटस्थता समूह समझ गए तो अब तटस्थता वक्र में कुछ नहीं रखा, आईसी कर्व में कुछ नहीं रखा। इसी समूह का अगर ग्राफ बना दिया जाए तो उन्हीं ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? उसी ग्राफ को क्या बोलेंगे? तटस्थता वक्र बोलेंगे। देखो क्या लिखा है, तटस्थता वक्र एक उपभोक्ता के तटस्थता समूह का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है। बस समूह का रेखा चित्र बना दो, क्या बन जाएगा?
तटस्थता वक्र बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको ठीक है दोनों परिभाषा। स्क्रीनशॉट कर लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तालिका आपने देख लिया, वक्र भी देख लो बेटा क्या हुआ है इस ग्राफ में, जरा देखो। ये है यहाँ पे आपके पास एप्पल लिया है आपने, ये देखो, और इधर आपने लिया है ऑरेंज। बेटा याद करो पहला कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन मैं लिख रहा हूं, देखो क्या था। पहला था 1 एप्पल 10 ऑरेंज, दूसरा क्या था 2 एप्पल 7 ऑरेंज, तीसरा क्या था 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, अगला क्या था बच्चा 4 एप्पल और 4 ऑरेंज। और ये सारे हमें कैसी संतुष्टि दे रहे थे, समान। और इसका ही ग्राफ बना दो तो आईसी वक्र मिलेगा, तटस्थता वक्र बोल दो या अधिमान वक्र बोल दो। ठीक है, देखो 1 एप्पल, ये रहा 1 एप्पल, आपने 1 एप्पल ले लिया है ना, और उसके बदले में ऑरेंज कितने ले लिए साथ में 10। ये पहला कॉम्बिनेशन 1 और 10 का। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन आपने एप्पल बढ़ाया, संतुष्टि समान रखनी है ना बेटा, तो एप्पल बढ़ाया तो संतरे आपको कम करने पड़े, 1 बढ़ाने के लिए 3 से आपने कम किया। ये दूसरा है 2 एप्पल और 7 संतरे। और आगे बढ़ो बेटा, फिर आपने और एप्पल बढ़ाया, और एप्पल बढ़ाने के लिए अब आपको संतरे और कम करने पड़े, लेकिन इस बार सिर्फ 2 से, सिर्फ 2 कम किया। एलडीएमयू की वजह से हर बार कम तो होगा लेकिन कम से कम होगा, पहले 3 से फिर 2 से। अब ये क्या था आपके पास 3 के साथ 5। ठीक है, अगले पे पहुंचो, आपने 1 और बढ़ा दिया, 1 और एप्पल बढ़ाया मतलब 4 एप्पल, तो इधर आपको और संतरे कम करने पड़े, 1 से कम करके अब आप कहां पे पहुंच गए हो, 1 से कम करके संतरे भी अब 4 हो चुके हैं। ये सभी बिंदु हैं, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दोगे, बना दोगे, तो ये जो मिलेगा आपको यही है आईसी वक्र। ठीक है, अगर मैं इसे फ्री हैंड बनाऊं, मतलब बिना डेटा पुट किए बनाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है मेरे बच्चे। ये है आईसी वक्र। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को आईसी वक्र क्या होता है पता चल गया। बेटा जी अभी तक 4 बातें पढ़ ली आपने। एक तो सबसे पहला पढ़ा कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एकादिष्ट अधिमान क्या होता है, वो बंडल जिसमें ज्यादा वस्तु होगी वो ज्यादा संतुष्टि देगी। दूसरा आपने पढ़ा कि तटस्थता समूह क्या है, 2 वस्तुओं के वो सभी संयोग जो समान संतुष्टि दे रहे हैं। तीसरा तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता समूह का चित्र प्रस्तुतिकरण तटस्थता वक्र है। चलो बच्चा स्क्रीनशॉट करते रहो, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास तटस्थता वक्र की प्रमुख विशेषताएं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया करो। बेटा मैंने जितनी बार एग्जाम देखा है ना, मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन को देखा है। आप में से ज्यादातर बच्चों के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तटस्थता वक्र की विशेषता एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चनों के लिए 4 से 6 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो टोटल 5 विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। विशेषता नंबर पहली कि इसका ढलान, आईसी वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। बहुत सिंपल है, देखो बेटा किसी भी उस ग्राफ का ढलान ऋणात्मक होगा, नीचे की ओर होगा, जिसमें आप एक वस्तु को बढ़ाओगे और दूसरे को घटाओगे। देखो बेटा जब जब ऐसा होगा कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरा घटाना पड़ेगा तो ढलान ऋणात्मक जाएगा। और आपने आईसी में देखा कि ऐसा हो रहा था, जब हम सेब को बढ़ा रहे थे तो उसके लिए हमें संतरे घटाने पड़ रहे थे। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बच्चा, देखो क्या लिखा है। लिखा है एक वस्तु की इकाई का अधिक उपभोग करने के लिए दूसरे वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, और इसलिए क्या है, ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे, और इसलिए क्या है, आईसी वक्र का ढलान इसलिए ऋणात्मक है। दूसरा बच्चे, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं एक वर्ड बोलूंगा, एमआरएस। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। क्या होता है वो मैं आगे सिखाऊंगा, लेकिन हमारा एमआरएस जो है वो लगातार घटता है, और घटता है किस वजह से, तो हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की वजह से। और इसलिए जो हमारा आईसी वक्र है, जो हमारा आईसी वक्र है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। इस बात पर हम थोड़ी आगे और चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दूसरी विशेषता याद रखना कि आईसी वक्र जो है, जो तटस्थता वक्र है, वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, घटते हुए एमआरएस की वजह से होगा। और एमआरएस क्यों घटता है,
हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की वजह से घटता है। अगला देखो क्या है, ऊंचा अधिमान वक्र अधिक उपयोगिता दर्शाता है। जैसे ही आप आईसी में ऊपर जाओगे, आईसी वक्र में जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपको जो संतुष्टि मिलेगी वो अधिक मिलेगी। मैं आपको ये चीज दिखाता हूं, देखो ये रहा आपका आईसी, ध्यान देना। अगर मैं इस आईसी में ऊपर की तरफ बढ़ा, यहां पे आ गया IC2 पे, तो देखो क्या होगा बच्चे, एप्पल अभी भी मान लो ये कॉम्बिनेशन एक पॉइंट हम यहां लेते हैं, ABCDE ले लेते हैं हम यहां पे। तो जैसे मैं ऊपर वाले आईसी पे गया तो एप्पल देखो बेटा 3 के 3 है, और बनाना जो है वो क्या हो गए, 7 हो गए। बनाना बोल दो या ऑरेंज बोल दो, ठीक है, जो भी दूसरा गुड्स है आपके पास, वो 7 हो गए, 7 हो गए। तो आप देखो कि जैसे ही हम ऊपर वाले आईसी पे गए तो बंडल में, बंडल मतलब पैकेट में चीजें ज्यादा हो, और जब पैकेट में चीजें ज्यादा हो गई तो ये पैकेट हमें ज्यादा संतुष्टि देगा। और एक वर्ड था ना एकादिष्ट अधिमान, है ना, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो उसके हिसाब से ये जो पॉइंट है ये ज्यादा संतुष्टि देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आईसी में जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते, आईसी में जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो ऊपर वाले आईसी पे जाते ही जो बंडल बनेगा उस पैकेट में चीजें ज्यादा हो जाएंगी, और एकादिष्ट अधिमान के अनुसार ज्यादा चीजें ज्यादा संतुष्टि देती हैं। बेटा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊं, ये तो IC2 बनाया था ना मैंने, अगर मैं यहां से चला जाऊं IC3 पे, तो IC3 पे बेटा जो पॉइंट बनेगा उसमें कॉम्बिनेशन और ज्यादा होगा, चीजें और ज्यादा होंगी, तो वो और ज्यादा संतुष्टि देगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ऊंचा आईसी अधिक संतुष्टि देता है, क्योंकि आईसी में ऊपर जाते ही बंडल में चीजें ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा चीजें एकादिष्ट अधिमान के अनुसार ज्यादा संतुष्टि देता है। चलो बच्चों, 3 विशेषता हो गई आपके पास। चौथी विशेषता देखो क्या है, आईसी वक्र कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते, एक दूसरे को काटते या छूते नहीं है। वजह बहुत साफ है, ये देखो आईसी जब आप बनाओगे, ये मान लो एक आईसी है IC1, तो या तो आईसी इससे ऊपर बनेगा, ऊपर बनेगा तो संतुष्टि ज्यादा, या तो आईसी इससे नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो संतुष्टि कम। तो दो अलग अलग आईसी कभी भी समान संतुष्टि दे ही नहीं सकते। और अगर समान संतुष्टि नहीं दे सकते, बेटा देखो एक आईसी पे जितने भी पॉइंट होते हैं, आईसी मैं बोल रहा हूं इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र को, एक आईसी पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब तो समान संतुष्टि देते हैं, ABCD ये सब समान संतुष्टि देंगे। लेकिन जैसे आप दूसरे आईसी पे जाओगे तो दूसरे आईसी पे जाते ही संतुष्टि ऊपर गए तो ज्यादा, नीचे गए तो कम। तो कहने का मतलब कि दो अलग अलग आईसी कभी भी समान संतुष्टि नहीं दे सकते, और अगर समान संतुष्टि नहीं दे सकते तो एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। इस पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एक बिंदु से 2 आईसी निकल जाए, ऐसा संभव है? तो आप बोल देना ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी 2 अलग आईसी समान संतुष्टि नहीं दे सकते, इसलिए एक दूसरे को काटते भी नहीं है। ये चौथी विशेषता है, इसको भी स्क्रीनशॉट करो। और उसके बाद 5वीं विशेषता पे मेरे साथ चलो। बच्चा जैसा कि मैंने आपको बोला कि आईसी 2 वस्तुओं का संयोग है ना, 2 वस्तुओं के आपने विभिन्न मंडल बनाए थे। तो अब एक बात समझो, अगर आईसी वक्र y अक्ष को छू देता है तो इसका मतलब है कि y की तो वैल्यू होगी लेकिन x 0 हो जाएगा। अगर आईसी x अक्ष को छू देता है, x अक्ष को छू देता है, तो इसका मतलब है x की तो वैल्यू होगी, y 0 हो जाएगा। तो अगर x या y किसी को भी इसने छुआ तो एक वस्तु 0 हो जाएगी बेटा। और आईसी की परिभाषा है कि ये 2 वस्तुओं का संयोग है, तो इसलिए ना तो ये x को छुएगा ना ये y को छुएगा। तो 5 विशेषताएं, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में आएगा। पहली विशेषता, आईसी का ढलान ऋणात्मक है, क्योंकि एक वस्तु के उपयोग को बढ़ाने के लिए दूसरा घटाना होता है। दूसरी विशेषता, आईसी हमारा कैसा बनता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर बनता है। क्यों बनता है उन्नतोदर? घटते हुए एमआरएस की वजह से। और एमआरएस क्यों घटता है बेटा? LDMU हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की वजह से। अगली बात, ऊंचा आईसी अधिक संतुष्टि देता है, क्योंकि जैसे आप आईसी में ऊपर जाओगे तो बंडल में चीजें ज्यादा हो जाएंगी, और ज्यादा चीजें हमें ज्यादा संतुष्टि देती है। अगली बात, 2 आईसी कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से काट नहीं सकती, क्योंकि 2 आईसी कभी भी समान संतुष्टि नहीं देती है। आईसी ना तो एक्स को छूता है ना वाई को।
क्यों? क्योंकि अगर छू गया तो एक ही वस्तु बचेगी। तो ये आपकी 5 विशेषताएं, लिख लो आप इस बात को कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे है आपके पास आईसी की विशेषता के बाद मैंने आपको कहा था कि मैं सीमांत प्रतिस्थापन दर मतलब एमआरएस के बारे में कुछ बोलूंगा। ये देखो एमआरएस इंग्लिश में फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर। ये क्या है बेटा? बहुत सीधी बात। अभी आपने एक तालिका बनाई थी एप्पल और ऑरेंज की। पहला कॉम्बिनेशन था 1 एप्पल 10 ऑरेंज, दूसरा था 2 एप्पल और 7 ऑरेंज, तीसरा था 3 एप्पल और 5 ऑरेंज, अगला था 4 एप्पल और 4 ऑरेंज, है ना। अब मुझे ये बताओ आप यहां पे किस वस्तु को किस वस्तु से प्रतिस्थापित कर रहे हो? प्रतिस्थापन करने का मतलब एक की जगह पे दूसरे का उपयोग करना। तो किसकी जगह क्या उपयोग कर रहे हो? तो हर बच्चा मुझे आंसर दे रहा है कि सर हम यहां पे ऑरेंज की जगह, संतरों की जगह पे सेब को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो बस एक सेब को बढ़ाने के लिए आपने कितने संतरे त्याग दिए, इन्हीं दोनों के अनुपात को सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। दूसरी जगह देखो, फिर एक सेब बढ़ाया आपने और उसके लिए कितने संतरे त्यागे? 2, तो ये है सीमांत प्रतिस्थापन दर। फिर देखो दोबारा आपने एक सेब बढ़ाया तो कितने संतरे त्याग दिए आपने? 1, तो यही है सीमांत प्रतिस्थापन दर। अगर कोई कहता है क्या है सीमांत प्रतिस्थापन दर, तो आप बताओ त्यागी गई मात्रा। बेटा डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो वाई अक्ष पर जो भी है उसमें कितना चेंज आया, याद करो ग्राफ में वाई अक्ष पर क्या लिया था आपने? वाई अक्ष पे आपने ऑरेंज लिया था और यहां पे आपने एप्पल लिया था। तो वाई अक्ष पे जो भी है उसमें कितना चेंज आया, बटे में एक्स अक्ष पर जो भी है उसमें कितना चेंज आया। दोनों के अनुपात को एमआरएस बोलते हैं। देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, सीमांत प्रतिस्थापन दर से अभिप्राय उस दर से है, दर मतलब अनुपात, रेशियो, जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु का स्थानापन्न अन्य वस्तु के प्रतिस्थापन के लिए करता है। मतलब कि एक वस्तु को बढ़ाने के लिए जब आप दूसरी वस्तु को त्यागते हो तो त्यागी गई मात्रा बटे में प्राप्त की गई मात्रा, दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? एमआरएस बोलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे कि एमआरएस कैसा है, घट रहा है, तो आपको पता होना चाहिए एमआरएस घटता है और किस नियम से, किस नियम के अनुसार? तो LDMU हिंदी हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार। और इसी घटते हुए एमआरएस की वजह से हमारा जो आईसी है वो कैसा बना था बेटा? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। तो भैया एक बात बताओ, तो अगर कभी बाई चांस कभी ये एमआरएस स्थिर हो जाए तो बिल्कुल बेटा जो आप सोच रहे हो वही, अगर ये एमआरएस स्थिर हो गया तो आईसी सीधी रेखा बनेगा। अगर ये एमआरएस कभी गलती सलती से बढ़ता हुआ हो गया तो आईसी मूल बिंदु की ओर नतोदर बनेगा, मतलब पीपीसी जैसा बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्कर, क्या कभी आईसी सीधी रेखा हो सकता है? हाँ, अगर एमआरएस स्थिर हो जाए। क्या कभी आईसी नतोदर हो सकता है? हाँ, अगर एमआरएस बढ़ना शुरू कर दे। क्या कभी आईसी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है? हाँ, ज्यादातर ऐसा ही तो होता है जब एमआरएस घटता है। और एमआरएस क्यों घटता है बच्चों? एलडीएमयू की वजह से घटता है। देखो स्क्रीनशॉट करो, आगे चलो। और यार बताओ कैसे हो तुम लोग? बातचीत नहीं हो रही, तुम लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट क्या करो बच्चों, जो भी समस्या लगे, जो भी खूबियां लगे, हर चीज पे कमेंट किया करो। और मैं तुम्हारे सबके कमेंट पढ़ता हूं मैं तुम्हारे, और हर कमेंट पे मैं ये देख रहा हूं कि बच्चा क्या बोल रहा है और उसके लिए क्या वीडियो चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज पे वीडियो बना दूं। ठीक है, तो बेफिक्र होकर कमेंट में बताओ कि क्या समस्या है और क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है, और शेयर जरूर किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने। हाँ, एमआरएस क्यों घटता है? मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने बोल दिया आपको एमआरएस क्यों घटता है। एमआरएस घटता है हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार। बस ये मेन मुद्दा है जो आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट कर लो इसका भी आप। ठीक है, उसके बाद अगली चीज बजट रेखा क्या है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले कह दिया कि हिग्स की अवधारणा, आईसी अवधारणा, इसे आईसी अवधारणा भी बोलते हैं क्योंकि आईसी इंडिफरेंस कर्व, अधिमान वक्र है ना, तो अधिमान अवधारणा अगर उससे समझना है तो 2 चीजें समझनी होंगी, एक आईसी वक्र और दूसरा बजट लाइन। तो आईसी के बारे में मैंने सब कुछ आपको कह दिया है। अब बारी है बजट लाइन की कि बजट लाइन क्या कहता है। बच्चों यह है बजट रेखा की परिभाषा, यह है बजट समूह की परिभाषा। इससे पहले कि मैं इन दोनों की परिभाषाओं को पढ़ूं, मैं आपको तालिका और ग्राफ से कुछ समझाना चाहता हूं।
बेटा देखो, जब हम बजट रेखा बनाते हैं तो बजट रेखा का एक और नाम भी है, उसको कुछ लोग तो बजट लाइन, बजट रेखा बोलते हैं, कुछ लोग प्राइस लाइन, कीमत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम बजट रेखा या कीमत रेखा बनाते हैं तो बेटा हमारी ना कुछ मान्यताएं होती है, कुछ अजम्पशन होती है। पहली मान्यता कि बजट रेखा या कीमत रेखा तभी आप बना पाओगे जब आपके पास दो चीजें गिवन हो। एक, उपभोक्ता की आय, सपोज करो इनकम जो है कंज्यूमर की वो है ₹20, 20 रुपए कंज्यूमर की इनकम है, उपभोक्ता की आय है। दूसरा, जो दो वस्तु आप उपयोग करने वाले हो उसकी कीमत, सपोज करो जो एप्पल आपने लिया था वो है ₹4 का, और जो बनाना नहीं लिया था आपने, संतरे लिए थे है ना, ऑरेंज लिया था, मान लो वो ₹2 का है। तो सबसे पहले अगर आपको बजट रेखा या कीमत रेखा समझनी है तो उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत दी हुई होनी चाहिए। अब क्या करना है, दोबारा आईसी की तरह यहां भी दो वस्तुओं के बंडल बनाने हैं। ठीक है, वहां पे क्या ध्यान रखा था बंडल बनाने के टाइम, कि हर बंडल की लागत सेम हो, हर बंडल से मिलने वाली संतुष्टि सेम हो। यहां क्या ध्यान रखना है कि जितने भी बंडल बनाऊंगा मैं, जितने भी पैकेट बनाऊंगा मैं, हर पैकेट की जो कॉस्ट है, लागत है, वो उपभोक्ता की आय के बराबर हो। देखो फर्क समझो, आईसी में हमने कहा सारे बंडल की संतुष्टि सेम होनी चाहिए, यहां पे हम कह रहे हैं हर बंडल की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आओ दो वस्तु के विभिन्न बंडल बनाते हैं। ध्यान देना, मान लो ये रहा एप्पल, ये रहा ऑरेंज। अगर उपभोक्ता कहता है कि मुझे एक भी ऑरेंज नहीं चाहिए, 0 ऑरेंज चाहिए, तो ऑरेंज कितने रुपए का है मेरे बच्चे, ऑरेंज है ₹2 का, तो ऑरेंज पे उसने कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया, तो पूरे ₹20 बच गए किसके लिए, एप्पल के लिए। तो वो मैक्सिमम कितने एप्पल ले सकता है ना, आप ध्यान दो, देखो ₹4 का एक एप्पल माना है ना आपने, ₹20 है, तो मैक्सिमम कितने एप्पल ले सकते हो आप, 5 एप्पल ले सकते हो, 5 इंटू में 4। ठीक है, ये बात, ये पहला बंडल बन गया। और आप चेक करो इस बंडल की लागत चेक करो, 5 इंटू 4 ₹20, और इधर 0, तो लागत कितनी आई 20। पहला बंडल आपने क्या बनाया, 5 एप्पल, और ऑरेंज कितना है, 0 ऑरेंज है। ठीक है, 5 and 0। चलो अब कंज्यूमर कह रहा है कि भैया मुझे ना एक ऑरेंज दे दो, एक ऑरेंज। अगर एक ऑरेंज वो लेगा तो ₹2 के हिसाब से ₹2 इधर खर्च हो जाएंगे उसके। अब बच कितने गए, ₹18 बच गए उसके पास, है ना। तो आप जरा दिमाग लगाओ कि अगर ₹18 बच गए तो ₹4 के हिसाब से वो कितने ले पाएगा। देखो कितने ले पाएगा, 18 डिवाइड बाय 4 कर दो आप, 4.5 मतलब तकरीबन 4.5, है ना, 4.5 वो ले पाएगा एप्पल ₹4 के हिसाब से। तो दूसरा बंडल भी बन गया, और लागत चेक करो इसकी, 4.5 इंटू 4 है ना, ₹20, ₹18 जमा 2, ₹20। दूसरा बंडल भी बन गया आपके पास, है ना, 4.5 एप्पल और 1 ऑरेंज। बोलो डन हो। ऐसे ही आप और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो देखो क्या होगा, मान लो वो कह रहा है मुझे 2 एप्पल दे दो, तो ₹2 का है ना, 2 दूनी 4, ₹4 इधर खर्च हो जाएंगे, ₹16 बचेंगे, तो ₹16 के हिसाब से, 4 के हिसाब से वो 4 ले पाएगा, है ना। फिर ₹20 खर्च, क्या बंडल बन गया इस तरीके से, बंडल क्या बन गया, 4 और 2। इसी तरीके से चलते आओ, मान लो वो कह रहा है मुझे 0, लास्ट में 0 एप्पल, तो अगर 0 एप्पल लेगा वो, तो ₹4 का एप्पल है, प्लस में पूरा उसे बनाना लेना पड़ेगा, 10 इंटू 2, मतलब कि पूरे ₹20 खर्च, इस बार क्या बन गया 0, 10। इस तरीके से उपभोक्ता दी हुई आय और वस्तु की कीमत के आधार पे दो वस्तु के कई सारे बंडल बनाएगा। और हर बंडल की खास बात क्या है कि हर बंडल की लागत, हर बंडल को खरीदने की लागत कितनी आ रही है, उपभोक्ता के आय के बराबर। और जब अब इन्हीं सभी बंडलों को हम ग्राफ पे दर्शा देंगे तो जो ग्राफ बनेगा बेटा, वही ग्राफ है बजट रेखा का ग्राफ। ये देखो कैसा ग्राफ है ये, क्या है यहाँ पे है आपका एप्पल, यहाँ पे है ऑरेंज। मैक्सिमम कितने एप्पल ले पा रहे थे आप, 5, है ना, 5 एप्पल 0 ऑरेंज, याद आया आपको। और बनाना जब ऑरेंज की तरफ गए तो मैक्सिमम कितने ले पा रहे थे आप, 10, 0 एप्पल और 10 ऑरेंज। ठीक है, तो अब ये जो बना ये है बजट रेखा।
आप समझ जाएं, दो वस्तु के वो विभिन्न संयोग जिससे उपभोक्ता दी हुई आय और वस्तु की कीमत के आधार पर खरीद रहा है, और हर संयोग की खास बात कि उस संयोग की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर है। उसी संयोग को हम क्या नाम देते हैं, उसी संयोग के ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, बजट रेखा या कीमत रेखा। दो नाम है इसके, बजट रेखा भी है क्योंकि बजट के आधार पर बनाया, और कीमत रेखा भी है क्योंकि कीमत के आधार पर बनाया। बेटा कई बार एग्जामिनर इसका गणितीय समीकरण पूछ लेता है। आप देखो आपने क्या किया, कैसा है ये समीकरण, क्या बोल रहा है ये समीकरण, क्या है ये, प्राइस ऑफ, क्या है ये, प्राइस ऑफ एप्पल इंटू क्वांटिटी ऑफ एप्पल, सेब की मात्रा गुना में सेब की कीमत, है ना, प्लस फिर क्या है, प्राइस ऑफ ऑरेंज इंटू क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज। और ये दोनों करने के बाद किसके बराबर आया बेटा, मनी के बराबर, मनी मतलब उपभोक्ता की आय के बराबर। तो ये गणितीय समीकरण है बजट रेखा का। अगर आप बजट रेखा समझ गए तो आप बहुत आराम से बजट समूह भी समझ जाओगे। दो वर्ड थे वहां पे, बजट रेखा, बजट समूह। पहले देख लो बजट रेखा, ठीक है, चित्र प्रस्तुतिकरण है ये, कितने वस्तु का, दो वस्तु का। जब आप ये बना रहे थे तो क्या दिया हुआ था, उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत दी हुई थी। और खास बात क्या है, जितने भी संयोग आपने बनाए सबकी लागत उपभोक्ता की आय के बराबर है, और ये ग्राफ बजट रेखा है, ये उसका समीकरण है, ठीक है। अब बेटा बजट समूह क्या कहते हैं, बजट समूह कहता है कि आप उपभोक्ता की सारी आय खर्च कर भी सकते हो और नहीं भी। बजट रेखा ने क्या कहा कि लागत कितनी आनी चाहिए, उपभोक्ता की आय के बराबर। लेकिन बजट समूह क्या कहता है कि उपभोक्ता की आय के बराबर भी आ सकती है लागत और कम भी आ सकती है। कहने का मतलब कि अगर आय के बराबर आई लागत तो आप रेखा पर रहोगे, और कम आई तो कहां रहोगे आप, अंदर। मतलब कि ये लाइन और प्लस अंदर का सारा एरिया, ये सारा मिला के क्या बन जाएगा, बजट समूह बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मैं कहता हूं बजट समूह का समीकरण दो, तो आप ऐसे लिखोगे, प्राइस ऑफ एप्पल, क्वांटिटी ऑफ एप्पल, प्लस प्राइस ऑफ बनाना, बनाना नहीं था, ऑरेंज था हमारे पास यहां पे, ऑरेंज, और क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं डालना, बराबर नहीं डालना है, क्या डालना है, लेस देन और इक्वल टू इनकम, कि भैया पैसों के बराबर भी आप खर्च कर सकते हो या उससे कम। बराबर खर्च करोगे तो रेखा पर आ जाओगे, बजट रेखा पे आ जाओगे, और कम करोगे तो बजट रेखा के अंदर आ जाओगे। बोलो ठीक है सबको, ठीक है। बराबर खर्च करोगे तो बजट रेखा पर आओगे, कम खर्च करोगे तो बजट रेखा के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो बजट समूह कहता है दो वस्तुओं के वो सभी संयोगों का ग्राफ जिसे आपने आय और कीमत के आधार पर बनाया, जिसकी लागत आय के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी। और बजट रेखा कहता है दो वस्तुओं के वो सभी संयोगों का ग्राफ जिसे आपने आय और कीमत के बराबर देने पे बनाया है, और हर संयोग की लागत किसके बराबर होनी चाहिए, आय के बराबर होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलो को रीड करते हैं हम, कर लो स्क्रीनशॉट बच्चों इसका। अब देखो जरा क्या है, अब पढ़ते हैं क्या है बजट रेखा, ध्यान से पढ़ना, जरा समझने की कोशिश करना। अब आप बजट रेखा दो वस्तुओं के, दो वस्तु लिए थे आपने, दोबारा से सभी संयोगों का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण होता है या निरूपण होता है, जिससे दी गई आय और कीमत पे खरीदा जा सकता है, तथा इन प्रत्येक संयोग की लागत उपभोक्ता की मौद्रिक आय के बराबर होती है। देखा आपने, हमने आय कितना माना था, 20 रुपए ना, तो हर संयोग की लागत कितनी आई थी, 20 रुपए। ये बजट रेखा की खास बात है। दर्शाओगे कैसे, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स मतलब जो भी वस्तु है उसकी कीमत, गुना में क्या, उस वस्तु की मात्रा, प्लस में दूसरी वस्तु की कीमत, गुना में क्या, दूसरी वस्तु की मात्रा, और किसके बराबर आनी चाहिए, उपभोक्ता की आय के बराबर आनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बजट रेखा। कैसे दर्शाओगे बजट रेखा को, सिर्फ ये लाइन है बजट रेखा। इस लाइन पर जितने भी बिंदु हैं ये सभी बिंदु किसके हैं, बजट रेखा के हैं। बजट समूह में क्या खास बात होती है, बजट समूह भी दो वस्तुओं के समूहों का संयोग होता है, प्राप्य संयोग मतलब जिसे प्राप्त किया जा सकता है। और ये जब बनाओ तो उपभोक्ता की, जब वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय दी हुई होती है। लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है, जैसे उसमें मैंने बोला था कि हर संयोग की लागत आय के बराबर आए, इसमें जरूरी नहीं है। इसमें बराबर हो भी सकती है 20 के, और बराबर नहीं भी हो सकती, हां भी और ना भी, हो भी सकता है और नहीं भी। इसका समीकरण देखो कैसा है, इसका समीकरण देखो क्या लिखा हुआ है, वस्तु x की कीमत, वस्तु x की मात्रा, प्लस वस्तु y की कीमत, वस्तु y की मात्रा उपभोक्ता की आय के बराबर या छोटा हो सकता है।
और इसको आप ग्राफिक रूप में कैसे दर्शाओगे, ये है इसका ग्राफ, ये बनाया आपने, लाइन भी आएगा बेटा क्योंकि बराबर का निशान भी है, और प्लस में लाइन के साथ ये अंदर का सारा एरिया भी आएगा। ये है बजट रेखा और बजट समूह। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं इसको लेके। देखो आगे क्या है आपके पास, तालिका ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया। अब आओ देखो क्या है, और बजट रेखा में खिसकाव, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से बेटा खिसकाव होगा। आप जरा देखो, अगर उपभोक्ता की आय, अगर आय क्या हो जाए, अगर आय बढ़ जाए तो आपके खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, तो आपका बजट रेखा कहां की तरफ खिसक जाएगा, बताइए, सीधे हाथ की तरफ खिसक जाएगा। अगर उपभोक्ता की आय कम हो गई तो भी बजट रेखा खिसक जाएगी, कहां की तरफ, अंदर की तरफ। अगली चीज, अगर कीमत, प्राइस ऑफ एक्स, वस्तु एक्स की भी कीमत कम हो जाए और प्राइस ऑफ वाई, वस्तु वाई की भी कीमत कम हो जाए, दोनों वस्तु की कीमत कम हो जाए तो भी बजट रेखा खिसकेगा, कहां की तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि अब हम ज्यादा खरीद पाएंगे, मतलब कि आपके दाएं हाथ की तरफ खिसक जाएगा। आय बढ़ने पे दाएं हाथ की तरफ खिसकेगा, दोनों वस्तु की कीमत के कम होने पे दाएं हाथ की तरफ खिसकेगा, आय कम होने पे बाएं हाथ की तरफ खिसकेगा, और दोनों वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, मान लो वस्तु X और वस्तु Y दोनों की कीमत बढ़ गई, तो भी आपका बजट रेखा अंदर की तरफ, मतलब कि उल्टे हाथ की तरफ खिसक जाएगा। तो ये है बजट रेखा में खिसकाव। आप चारों ग्राफ बना लीजिए, आय के बढ़ने पे सीधे हाथ की तरफ, दोनों वस्तु के कीमत के कम होने पर भी सीधे हाथ की तरफ, आय के कम होने पे उल्टे हाथ की तरफ, और दोनों वस्तु महंगी हो जाएगी तो आप कम खरीद पाओगे, उल्टे हाथ की तरफ। बेटा कर लो इसका भी स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं आगे, कर लिया। देखो क्या है अगला, अगला है कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। बेटा अगर बजट रेखा की कीमत बदलेगी, एक सेकंड बच्चों, अगर वस्तु की कीमत बदलेगी तो फिर खिसकाव नहीं होगा। देखो आय बदलने से खिसकाव, लेकिन कीमत बदलने से खिसकाव नहीं, घुमा। जरा देखो, ये है आपका बजट रेखा, ये था आपका ऑरेंज, ये था एप्पल। अब आप मुझे बताओ, ऑरेंज उतने का उतना ही है। ऑरेंज की कीमत आपने क्या मानी थी, आपने माना था कि मान लो प्राइस ऑफ ऑरेंज 2 रुपए का है, अभी भी 2 का ही है। प्राइस ऑफ एप्पल आपने माना था 4 रुपए का है, मान लो ये सस्ता हो गया, एप्पल सस्ता हो गया, तो अब आप एप्पल पहले से ज्यादा खरीद पाओगे। ऑरेंज उतना ही ले पा रहे हो और एप्पल ज्यादा ले पा रहे हो, तो बजट रेखा घूम गया कहां की तरफ, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, जिसपे एप्पल है उस पे बाहर की तरफ घूम गया। ठीक है, अच्छा और उल्टा समझो, मान लो एप्पल महंगा हो गया, ऑरेंज उतने का उतना ही है, एप्पल महंगा हो गया, तो एप्पल वाले एक्सिस पे आप कहां की तरफ घूम जाओगे, अंदर की तरफ। ठीक है, एप्पल सस्ता तो बाहर की तरफ एक्स एक्सिस पे घूम गए, एप्पल महंगा तो अंदर की तरफ। सेम ऐसे ही मान लो, सेम इसी तरीके से मान लो ऑरेंज सस्ता हो गया, ऑरेंज जो किस पे था, वाई एक्सिस पे, तो अब आप ज्यादा खरीद पाओगे, तो कहां की तरफ घूमेगा ग्राफ, बाहर की तरफ। और मान लो महंगा हो गया तो ग्राफ कहां की तरफ घूमेगा बच्चे, अंदर की तरफ। तो ये है घुमा, एप्पल का प्राइस कम हुआ बाहर, एप्पल का प्राइस बढ़ा अंदर, है ना। ऑरेंज का प्राइस कम हुआ तो बाहर, ऑरेंज का प्राइस बढ़ा तो अंदर। जिस एक्सिस पे जो वस्तु है अगर उसकी कीमत बदल गई तो उस एक्सिस पे घूमेगा। कीमत कम हो गई तो बाहर की तरफ घूम जाएगा, और कीमत ज्यादा हो गई तो अंदर की तरफ घूम जाएगा बजट रेखा। चलो और आगे चलते, स्क्रीनशॉट कर लेना बेटा। अब है आपके पास आखिरी बात, अधिमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन। बेटा थोड़ी देर से इस वीडियो में मैं आपको आईसी और बजट लाइन इन दोनों के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है उपभोक्ता संतुलन, अधिमान वक्र विश्लेषण, जिसे मैं आईसी अवधारणा भी बोल रहा हूं, जिसे मैं हिक्स अवधारणा भी बोल रहा हूं, तो उसके तरीके से मुझे सिखाना है। एक बार थोड़ा आप दिमाग पे जोर डालिए कि उपभोक्ता संतुलन कब होता है, जब उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर ले। और आप मुझे बताइए कि उपभोक्ता की संतुष्टि कौन से आईसी पर अधिकतम होगी। आपको मैं एक ग्राफ दिखा रहा हूं, इस ग्राफ को देखिए, आप मुझे बताइए कि उपभोक्ता के जो संतुलन है, जो उसकी संतुष्टि है, वो कौन से आईसी पर अधिकतम होगी। सपोज करो मैं यहां पे 3 आईसी बना रहा हूं, IC1, IC2, IC3। आप उपभोक्ता हो, आप हो उपभोक्ता, बताओ कौन से आईसी पर जाना चाहोगे, और थोड़ा पिछली बात याद करके बताना कि क्यों।
तो एक बच्चा कह रहा है मुझे कि सर हम IC3 पे जाना चाहेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो कहता है सर ऊंचा IC अधिक संतुष्टि देता है। मैंने पूछा क्यों, तो कहता है एकादिष्ट अधिमान। याद है ना, जैसे आप ऊपर वाले IC पे जाओगे तो बंडल में चीजें ज्यादा हो जाएंगी, तो ऊंचा IC ज्यादा संतुष्टि देगा। तो उपभोक्ता संतुलन के लिए उपभोक्ता कौन से IC पे जाना चाहेगा, ऊंचे IC पे। लेकिन बेटा आप ये कैसे भूल गए कि पैर को चादर में रखना है और चादर की रेखा है बजट रेखा। बजट रेखा आपको कह रहा है कि आप इस सीमा से बाहर नहीं जा सकते, ये आपकी अधिकतम सीमा है। तो IC अवधारणा कहता है कि अगर आपको उपभोक्ता संतुलन सीखना है तो आपको ये जिसे IC मैप, IC मानचित्र कहते हैं, एक ही IC पे जब हम एक ही ग्राफ पे अगर हम कई सारे IC बना देते हैं तो उसे IC मानचित्र कहते हैं। और बजट रेखा, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ बना दें, ये ग्राफ देखो, दोनों को एक साथ बना दिया तो अब हम उपभोक्ता संतुलन को सीख पाएंगे। ध्यान देना इस बात की तरफ। अब इन दोनों की मदद से उपभोक्ता संतुलन आप सीखोगे, ठीक है, ध्यान दो। ये है हमारा बजट रेखा AB, आपको दिख ही रहा होगा, ये रहा हमारा बजट रेखा जिसका नाम क्या है, AB। हमारे पास 3 IC है बेटा, एक है IC1, दूसरा है IC2। IC2 को मैं फिर से बनाना चाहता हूं, एक मिनट रुको। बजट लाइन IC1, ये 3 IC हैं आपके पास। ध्यान देना, उपभोक्ता होने के नाते मेरी कोशिश है कि मैं कौन से IC पे चला जाऊं, IC3 पे। लेकिन IC3 मेरी चादर से बाहर है। चादर मतलब बजट रेखा, औकात की रेखा, खरीदने की कहां तक क्षमता है। तो IC3 औकात रेखा से बाहर है। औकात रेखा से बाहर है तो उस पे तो मैं जाके संतुलन में हो ही नहीं सकता। मुझे संतुलन के लिए इन्हीं दोनों में से किसी एक IC को चुनना होगा। हम जानते हैं कि IC1 हमें कम संतुष्टि देगा, तो IC3 भी निकल गया लाइन से बाहर क्योंकि औकात रेखा से बाहर है। IC2 हमें कम संतुष्टि देगा, ये भी बाहर। तो बचा क्या, IC2। IC2 के बिंदु E को जब आपने छुआ, जब बजट लाइन और IC ने एक दूसरे को छुआ, आपको मैं क्लियर कर दूं, IC का जो ढलान होता है उसको MRS से दर्शाते हैं, और जो बजट रेखा होती है बेटा उसका ढलान होता है PX/PY, मतलब वस्तु X की कीमत और वस्तु Y की कीमत के अनुपात में। याद करो, आपने X एप्पल लिया था, उसका प्राइस 4 रुपए था, और Y ऑरेंज था, उसका प्राइस 2 रुपए। तो इन दोनों के अनुपात में 2:1, ये बजट रेखा का ढलान है। तो बजट रेखा का ढलान जो स्थिर होता है, क्यों, क्योंकि वो दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात है। और IC का ढलान जो MRS है, दोनों जब एक दूसरे को छुएंगे, और छुएंगे कहां पे, IC3 पे तो नहीं क्योंकि औकात से बाहर है, IC1 भी नहीं, IC1 को छू रहे हैं यहां पे इन दोनों बिंदु पे। लेकिन क्या है कि IC1 उतनी संतुष्टि नहीं देगा जितनी IC2 देगा। तो इन दो बिंदुओं को तो आप सोचो मत, क्योंकि यहां पे ज्यादा संतुष्टि नहीं मिल रही। तो IC2 को बजट रेखा AB से बिंदु E पे हमने छू दिया है, और बिंदु E पर ही उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। और इस बिंदु पे क्या हुआ, इस बिंदु पे बेटा MRS जो किसका ढलान है, IC का, और PX/PY जो किसका ढलान है बेटा, वस्तु X और वस्तु Y की कीमत का अनुपात किसका ढलान है, बजट रेखा का। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, इस बिंदु पे ना दोनों बराबर हो गए, तो इसी बिंदु को हम उपभोक्ता संतुलन बोलते हैं हिग्स अवधारणा से। सुना सबने इस बात को, क्या क्या करना है एक साथ, उपभोक्ता संतुलन को जानने के लिए हिग्स अवधारणा से IC मानचित्र और बजट रेखा को एक साथ बनाना है। IC मानचित्र के हिसाब से हम तो सबसे ऊंचे IC पे जाना चाहते हैं, लेकिन बजट रेखा हमारी चादर हमें पैर खींच के नीचे ले आएगी कि भैया इस रेखा से बाहर तू नहीं जा सकता है। IC3 औकात से बाहर हो गया, IC1 कम संतुष्टि दे रहा है, हमें तो ज्यादा संतुष्टि चाहिए। तो अब एक ही IC बचा, कौन, IC2। IC2 के बिंदु E पर MRS जो किसका ढलान है, IC का, और AB का ढलान, बजट लाइन का ढलान, ये दोनों बराबर, तो इसी बिंदु को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ। अब आप आ जाओ इधर और देखो क्या लिखा हुआ है कि भाई संतुलन के लिए जो शर्त है वो ये है। अभी आपने पीछे देखा ना, ये शर्त क्यों है, क्योंकि ये किसका ढलान है, ये किसका ढलान है, जल्दी बोलो, IC का ढलान है। और ये किसका ढलान है, बजट रेखा का ढलान है। और दोनों जहां पे एक दूसरे को छुएंगे वहीं पे संतुलन है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या हमेशा ऐसा संभव है कि दोनों बराबर हो,
बिल्कुल भी संभव नहीं है। कभी तो ऐसा हो सकता है कि एमआरएस बड़ा हो जाए, एमआरएस ग्रेटर देन हो जाए पीएक्स बाई पीवाई से, और कभी इसका उल्टा हो सकता है। पहले इसकी तरफ ध्यान देना। अगर ऐसा हो गया, अगर एमआरएस बड़ा हो गया पीएक्स बाई पीवाई से, तो क्या संतुलन है? तो वो तो आप समझ गए कि नहीं है, क्योंकि संतुलन के लिए बराबर होना चाहिए। और अगर संतुलन नहीं है तो उपभोक्ता का व्यवहार क्या होगा? अब एक समझदार बच्चा मेरे बैच में, वो मुझे कहता कि भैया बहुत आसान, दो रास्ते हैं, पहला एमआरएस को घटा लो, दूसरा पीएक्स बाई पीवाई को बढ़ा लो। मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा पटक, चल बैठ, पीएक्स बाय पीवाई को कैसे बढ़ा लो भाई? पीएक्स बाय पीवाई क्या है? दो वस्तुओं की कीमत का अनुपात। और जब आप बजट रेखा बना रहे थे तो आपने कहा दिए गए कीमत पर, मतलब कीमत है स्थिर, और कीमत स्थिर है तो इसलिए वो बदलेगा नहीं, उसका अनुपात स्थिर रहेगा। तो इसको तो आप नहीं छेड़ सकते हो। अब आपके पास एक ही रास्ता है, एमआरएस को घटा लो। अब एमआरएस घटता कब है? मैं आपको बताता हूं एमआरएस कब घटता है। आप अपना आईसी याद करो। ये था पहला पॉइंट, ये था दूसरा, ये था तीसरा, ये था चौथा। 1 2 3 4 ये एप्पल थे, और ऑरेंज था 10 7 5 4। आप जब इस बिंदु से इस पर आए, नीचे आए, जब आप नीचे आए तो एमआरएस क्या था? 3:1। आप और नीचे आए तो एमआरएस क्या था? 2:1। आप और नीचे आए तो एमआरएस क्या था? 1:1। कुछ बोलना चाहता हूं मैं, क्या बोलना चाहता हूं मैं? आईसी में जब नीचे जाओगे, आईसी पे जब नीचे जाओगे तो एमआरएस घटेगा। एमआरएस घटाना है ना, तो हमें आईसी में कहां की तरफ जाना पड़ेगा? ये रहा हमारा आईसी। मान लो मैं इस बिंदु पे हूं और मुझे एमआरएस घटाना है, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, और नीचे आने का मतलब होता है वस्तु एक्स, जो एक्स वस्तु है उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और वाई वस्तु को क्या करना होगा? घटाना होगा। तो इस स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता अपने एमआरएस को घटाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए वो वस्तु एक्स के उपयोग को बढ़ाएगा और वाई के उपयोग को घटाएगा, जिससे उसका एमआरएस घटना शुरू होगा। एमआरएस घटेगा, सॉरी बच्चा, एमआरएस घटेगा, और कब तक घटेगा? जब तक एमआरएस घटते घटते क्या ना हो जाए? पीएक्स अपॉन पीवाई के बराबर ना हो जाए। समझ गए मेरी बात? आओ पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इसका अर्थ है यदि एमआरएस पीएक्स बाय पीवाई से बड़ा है तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ता एक्स वस्तु के बाजार में जो कीमत है उसमें अधिक देने को तैयार है, मतलब वस्तु एक्स के लिए अधिक कीमत देने को तैयार है, अतः वह वस्तु एक्स की अधिक मात्रा खरीदेगा। है ना? क्या मतलब है कि उपभोक्ता वस्तु एक्स की क्या करेगा? अधिक मात्रा, और एक्स की अधिक मात्रा मतलब वाई की कम मात्रा। और इसका नतीजा क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नतीजा क्या होगा? एमआरएस घटेगा, और कब तक घटेगा? जब तक घटते घटते पीएक्स बाई पीवाई के बराबर ना आ जाए। बच्चों यार ये वाला बता दो, यार ये बता दो, इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? रोशन भैया बताओ क्या करें? उल्टा होगा। उल्टा होगा। लो लिख दो, उल्टा होगा। हो गया भैया। अब क्या उल्टा होगा? वो बच्चा फिर आया, कहता है सर एमआरएस को घटा ले। मैंने फिर मारा पट बैठ, सॉरी पीएक्स बाय पीवाई को, अरे पट नहीं मार सकता, सॉरी, पीएक्स बाय पीवाई को घटा ले। मैंने उसे कहा पट चल बैठ। पागल, पीएक्स बाय पीवाई क्या है पता है ना? बजट का, कीमत का अनुपात, वो नहीं बदलेगा। हमें क्या करना होगा? एमआरएस को बढ़ाना होगा। एमआरएस को बढ़ाना होगा तो जीने पे ऊपर जाना होगा। ऊपर जीना क्या है? जीना है आईसी। आईसी में ऊपर जाना होगा, उल्टा जाना होगा। उल्टा जाना मतलब एमआरएस का बढ़ना। उल्टा जाने के लिए क्या करना होगा? देखो जरा, मैं यहां हूं, मैं इस बिंदु पे हूं, यहां पे कोई मुझे ऊपर की तरफ ले चलो भाई। कैसे जाऊं मैं ऊपर? ऊपर वाले बिंदु पे जाने का मतलब है वस्तु x को घटाना, इस पे वस्तु x है ना, और वस्तु y को बढ़ाना। x को घटाना, y को बढ़ाना। तो इस स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा? वस्तु x के उपयोग को घटाएगा और y के उपयोग को बढ़ाएगा। नतीजा एमआरएस जो ज्यादा कम है, वो एमआरएस जो कम है वो क्या करना शुरू कर देगा? बढ़ना शुरू कर देगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक पीएक्स बाय पीवाई के बराबर ना हो जाए। इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता यार, मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूं। देखो बताओ, सबको आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और सुनो और वीडियो को अलविदा, बाय बाय, टाटा कर देना। सिर्फ एक बात और सुनो बच्चों। एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया। अच्छा थैंक यू, बाय बाय, नहीं अभी नहीं, एक सेकेंड रुको। एक बार एग्जाम में हमारे पास एक क्वेश्चन आया, मैं यहीं पे समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक उपभोक्ता है, एक कंज्यूमर है, वो दो वस्तु का उपयोग कर रहा है, एक्स और वाई का। ठीक है, दो वस्तुएं, एक एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। इन दो वस्तुओं का वो उपयोग कर रहा है,
और वस्तु x की कीमत है मान लो 3 रुपए और वस्तु y की कीमत है मान लो 1 रुपए और उपभोक्ता ने जिस संयोग को चुना उस संयोग पर MRS है उसका 5, तो क्या वस्तु x और y का उपभोग करके उपभोक्ता संतुलन में है? x की कीमत 3 रुपए, y की कीमत 1 रुपए और MRS 5, तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है? हम बताओ इसमें क्या ही बताएं, अभी तो पीछे पढ़ा था। कब होता है संतुलन? जब MRS बराबर हो किसके? PX बाय PY के। हमारे यहां क्या हुआ? MRS 5 है, x की कीमत 3 है, y की 1 है, क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं जी, बराबर तो नहीं है, तो संतुलन नहीं है। उपभोक्ता का व्यवहार क्या होगा इस केस में? MRS बड़ा है PX बाय PY से, तो उपभोक्ता को MRS को घटाना होगा। MRS को घटाने का मतलब IC में नीचे जाना, और IC में नीचे जाना अभी भी समझाया था। IC में नीचे जाने का क्या मतलब है? X के उपयोग को उपभोक्ता क्या करेगा? वस्तु X के उपयोग को उपभोक्ता बढ़ाएगा और वस्तु Y के उपयोग को उपभोक्ता घटाएगा। ऐसा करने से हमारा MRS जो बड़ा था वो घटना शुरू होगा, और कब तक घटेगा? जब तक घटते घटते MRS PX बाय PY के बराबर ना हो जाए, वापस से संतुलन ना बन जाए। स्क्रीनशॉट कर लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और बताओ बच्चा पार्टी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया घर में? यार रोशन कह रहा था कि तुम लोग अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर रहे वीडियो, यार शेयर वेयर करो और फैला दो, आग लगा दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय श्री राम, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय।